वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास ये 12वां चैप्टर है, वन हमारी जीवन रेखा। ये बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी सुना हुआ है अलग अलग क्लासेस में, इवन कि क्लास 6 में भी, क्लास 7th में भी हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो ऐसा लगेगा कि चैनल कह रहा हूँ, ये चैप्टर जो है बिल्कुल रिलेटेबल है, ऐसा फील होगा आपको। तो हमारे जीवन रेखा, लाइफ लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है बस इस वीडियो को एंड तक देख लो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं भाई। ठीक, कह रहे एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। बूझो कहाँ गया? बूढ़े आदमी के साथ। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। वो बूढ़ा आदमी कौन था? प्रोफेसर अहमद थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। ये कोई आम आदमी नहीं थे। ये वृद्ध व्यक्ति कौन थे? एक प्रोफेसर थे जिसका नाम अहमद था, और ये एक विश्वविद्यालय में क्या थे? वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद के बेंच पर बैठ गए। वो थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। बच्चे खेल कूद रहे थे, उसके साथ बैठ गए। किसके साथ? प्रोफेसर साहब के साथ। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे कि प्रोफेसर साहब समारोह में क्या हुआ। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये हमारे साइंटिस्ट सर जो है प्रोफेसर अहमद साहब हिस्सा लिए थे। बच्चों ने कहा कि क्या क्या हुआ उसमें बताइए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब हमारा समारोह हुआ, उसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स थे वो बैठे और शहर में जो बेरोजगारी है, जो समस्या है, उसके बारे में चर्चा हुई। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। और कहा कि मीटिंग में ये पास हुआ कि हम लोग शहर के जस्ट बाहर जो एक जंगल है उसको काट करके वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, है ना, ये बात सुनकर के कि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। मतलब बच्चे सुने कि अच्छा मीटिंग ये हुई कि हम लोगों को शहर के बाहर जंगल काट करके एक बढ़िया सा फैक्ट्री बनाना है, लोगों को रोजगारी मिलेगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो समाधान होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। प्रोफेसर साहब ने यह भी बताया। तो बच्चे हैरान हुए कि अरे जब बेरोजगारी से परेशान है और बेरोजगारी की समस्या का हल निकल रहा है तो फिर क्यों लोगों ने विरोध किया? क्या दिक्कत था जंगल काट करके वहाँ पर फैक्ट्री बनाने में? ठीक है, प्रस्ताव के विरोध के कारण बताते हुए प्रोफेसर साहब ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े। क्या? हमारे फेफड़े। अब एक बात बताओ, अगर शरीर में फेफड़ा नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? हाँ, क्या हम जिंदा रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं। फेफड़ा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमें क्या करता है? ऑक्सीजन लेने में हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, और हमारे जीवन जो है इस पर निर्भर करती है। वन जो है जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। और वन जो होता है वो एक और चीज़ बताया कि फेफड़ा, तो आपको पता ही है क्या काम करता है फेफड़ा। फेफड़ा वायु को फिल्टर करने का काम करता है, हवा को फिल्टर करने का काम करता है, उसमें से सही चीज़ लेना और फिर उसमें से जो अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकालना। ये काम किसका है? फेफड़े का है। वन फेफड़े की तरह काम करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे देखेंगे कि वायु को किस तरीके से शुद्ध करता है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ क्या कहा कि जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करता है, कि सिर्फ वायु ही नहीं, ये पानी को भी क्या करता है सर? शुद्ध करता है। पानी को भी सही रूप से गंदगी से निकाल करके एक अच्छा प्योर फॉर्म में लेके जाता है, हमारे लिए अवेलेबल करवाता है। ठीक है, आगे अभी जो है हम लोग आगे ये सब कुछ देखने वाले हैं, टेंशन नहीं है। तो हरे भरे वन जो है हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा फेफड़ा, इसलिए उन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वन को क्या कहा जाता है? हरा फेफड़ा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, वन को हरा फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, और दो काम, एक क्या? ये वायु को शुद्ध करता है, और दूसरा ये क्या? ये जल को भी शुद्ध करता है। ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। उनकी बातें सुनकर बच्चे भी भ्रमित हो गए। भ्रमित होने का मतलब होता है कि थोड़ा अरे क्या हो गया, मतलब कंफ्यूज। ठीक है, प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। अच्छा, प्रोफेसर अहमद को लगा कि बच्चे क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर अहमद साहब चूँकि प्रोफेसर हैं तो ज़्यादा समझते हैं बच्चों के बारे में, उनके बुद्धि के बारे में। समझ गया, अच्छा ये बच्चे ना अभी वन के बारे में इतना जानते नहीं हैं, इन्होंने वन के गहराई से नज़दीक से नहीं देखा है, नहीं समझ रहे, इसीलिए ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, कैसे ये हरा फेफड़ा है, कैसे ये बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए उसको काटना सही नहीं है। ये सब नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने वन को नज़दीक से नहीं देखा है ना। तो वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे बच्चे, इसीलिए प्रोफेसर साहब ने क्या कहा कि उनको
है ना, 1 लेके चलते हैं और चलिए 1 जा करके ही ये सब कुछ सीखना सुनिश्चित करते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है 1 भरमन, जिसमें प्रोफेसर साहब क्या करेंगे, बच्चों को 1 लेकर के जाएंगे। एक रविवार चूँकि प्रोफेसर साहब की छुट्टी होगी में भी, पराता बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर के साथ चल गए। अब ये चीज़ जो है आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्या, कि जब आप जंगल जाएंगे तो आप ये सब चीज़ लेके जा सकते हैं। क्या, चाकू ताकि कहीं पे ज़रूरत पड़े कुछ काटने उठने का, हैंड लेंस किसी चीज़ को जूम करके देखने का, छोटी चीज़ों को, छड़ी, छड़ी का बहुत काम है, चलने फिरने में आपका सहायता दे सकता है, झाड़ी वाड़ी हटाने में आपका सहायता दे सकता है, जानवरों भगाने में आपका सहायता दे सकता है, मतलब बहुत काम है छड़ी का। नोटबुक और पेन आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जब आप स्टडी के पर्पज़ से गए हैं, सीखने के पर्पज़ से गए हैं, मकसद से गए हैं, तो आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना, याद रखने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हो सकता है कि आप भूल जाए। तो एक पूरा जो तैयार करेंगे आप डॉक्यूमेंट्री, तो उसके लिए आपको नोटबुक रखना है। कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ बच्चे क्या कर दिए, चल दिए। यहाँ तक आई थिंक कि आपको बहुत क्लियर है। चैप्टर में बहुत इजी चीज़ें हैं, बस इसको सुनते चलिए, आप चैप्टर को एंजॉय करते चलिए, समझ जाइएगा। गांव के समीप का एक वन था, नज़दीक का कोई वन था, वहाँ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गाँव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वो लड़का था टीबू। ये टीबू थोड़ा समझदार लड़का है, समझिएगा इसको, है ना। जब ये लोग पहुँचे, कहानी को एंजॉय कीजिए, कि जब ये लोग पहुँचे, है ना, तो रास्ते में क्या मिला इन लोगों को, एक लड़का मिला टीबू। टीबू के बारे में बता रहा है कि अपनी चाची के साथ मवेशियों के वन में चराने ले जा रहा था। टीबू कहाँ जा रहा था, चाची के साथ, है ना, जंगल जा रहा था मवेशी को, गाय भैंस बकरी वगैरह चराने के लिए। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है। टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वो जंगल में रहता है और गाय भैंस चराता है और इधर उधर दौड़ता उछलता कूदता है। कह रहा क्योंकि वो मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन यहाँ से वहाँ जा रहा था, है ना। बच्चे देख करके भाई कितना लड़का फुर्तीला है, फट से ना यहाँ पहुँच जाता है, फट से ना है वहाँ चल जाता, वहाँ चल जाता, एक कूद के यहाँ, धय कूद के वहाँ। अरे लड़का तो बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वहाँ मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए वो आनन फानन यहाँ से वहाँ जा रहा था। बच्चों को देख करके टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, है ना। जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। अब उसकी चाची को बोला, चाची ले गई थोड़ा मवेशी लोग को, टीबू इन लोगों के साथ आ गया कि चल भाई तुम लोग को हम जंगल घुराते हैं, है ना, आ इधर आ। तब जैसे ही ये लोग जंगल इंटर किया, है ना, अब टीबू बोल रहा है चुप, ठीक है। टीबू ने अपना हाथ उठाकर कहा हल्ला नहीं करना। क्यों? क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। बच्चों, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम कभी जंगल घूमने के लिए जाएं तो हमें भी क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर एकदम, है ना, डीजे बजाते हुए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप शांति से जाएं, आराम से जाएं और जानवरों को डिस्टर्ब ना करें। आप सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे जैसे बुद्धि जीव नहीं रहते हैं, इतने दिमाग वाले जीव नहीं रहते हैं कि ये इंसान है, ये करना है, उसको नहीं। वो तो भाई डर जाएंगे अचानक से, कुछ अलग देखेंगे तो, है कि नहीं है। आप भी कुछ अलग दिखेगा अचानक तो डरिएगा, हाँ वही चीज़ है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आई होप कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचा, ये एक पूरा ना, ये जो पूरा चैप्टर है ना, एक तरीके से एक भ्रमण है, एक टूर है। वैसे भी कह दिया गया कि भ्रमण पे ही निकले हैं, देखो ना, 1 भ्रमण। तो देखिए आप टूर एंजॉय कीजिए, ऐसा फील कीजिए कि आप भी जंगल पहुंच चुके हैं, ठीक है। वहां जब पहुंच गया तो ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया टीबू उसको। टीबू चूँकि जंगल में सब जगह देखा हुआ था, तो टीबू बोला कि ये मेरे साथ आ। वो तो जंगल में मवेशी ववेशी चराता था, तो उसको सब पता था, तो उसको ऊंचा जगह पे ले गया जहाँ से वो पूरा क्या कर सकता था, वन के व्यापक दृश्य को देख सकते थे। व्यापक मतलब फैला हुआ वाइड एरिया देख सकते थे। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। भाई बच्चे देख रहे हैं ऊपर से, जब वो टॉप पे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि दूर दूर तक तो सिर्फ जंगल है भैया, कहीं मिट्टी उट्टी तो ना दिखाई दे रहा। ये देखो ऐसा, क्या आपने कभी ऐसा कोई दृश्य देखा है? कमेंट में यस लिखिए। यस, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं नेपाल के साइड से हूँ। पर्सनली मेरा जो घर है वो एकदम नेपाल से बॉर्डर से सटा हुआ है, तो हम नेपाल बॉर्डर जाते हैं। नेपाल में चूँकि इस तरह के जंगल बहुत हैं, तो हम घूमने फिरने के लिए, अब बंगाल भी हमारे नज़दीक है, तो हम बंगाल भी जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए। जैसे मैंने कालिम्पोंग पिछले बार गया था, तो है ना, क्या खूबसूरत नज़ारा था। इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है, सिर्फ जंगल ही जंगल, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। यहाँ पर बच्चों ने भी क्या देखा कि भाई एकदम मिट्टी तो कहीं है ही नहीं, पूरा हरा भरा है, एकदम ढका हुआ है। यद्यपि आवरण जो है क्या कह रहा है कि जबकि आवरण की अगर हम बात करें, है ना, तो आवरण समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ के वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा प्रसन्न हो गए, ठीक है। वहाँ ये देखिए ऐसा नहीं कि बराबर हरा था, कहीं थोड़ा ज़्यादा हरा कहीं कम हरा, लेकिन पूरा एकदम शांति था, एकदम ठंडे ठंडे ताज़े ताज़े हवाएं आ रही थी। बच्चे एकदम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, सबको काफ़ी अच्छा लग रहा था। यह देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है यार, एकदम मतलब नहीं लग रहा, ऐसा देख करके शांति वाला फीलिंग आ रही है कि नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे जंगल में देखे, एकदम से दूर दूर तक सिर्फ जंगल, है ना, तो उन लोगों को बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ जंगल देख करके, है ना। और वो लोग जो है
वहाँ बहुत अच्छा फील करने लगे। कह रहा है कि नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों और शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। भाई वो लोग ऊपर चढ़ गए थे जंगल देखने के लिए, लेकिन वो लोग जब नीचे आने लगे ना तो देख रहे कि पक्षी सब है ना आवाज़ करने लगा, कुछ हड़बड़ सी होने लगी, जंगल में लग रहा कुछ खलबली सी मच गई। तो ये लोग बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ठीक है, उन्होंने टीबू ने कहा हम बताते हैं। टीबू ने शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि ये वहाँ की सामान्य घटना थी। टीबू जानता था, टीबू वहाँ रहता था। तो टीबू ने बोला अच्छा नॉर्मल है यार, रुको। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों की और है ना ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। टीबू ने कहा कि देखो तुम लोग जो आए हो ना, ये बंदरवा सब जो है इसको आदत नहीं है ये सब देखने का, अब तुम लोग आए हो तो ये लोग जो है ना डर के मारे देखो ऊपर चढ़ गया है। कह रहा है क्या, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। अब ये लोग जब ऊपर चढ़ा पेड़ में तो वहाँ जो पेड़ में चिड़िया सब था, अब वो लोग बोला भैया क्या हो गया, तुम कहाँ आ गए हैं, जा भैया अपने घर, ये कहाँ घुस रहे हो पड़ोसी के घर। तो कह रहा है क्या, जंतु को सचेत का। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, क्या ये आप समझिएगा कि जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जंगल में जब किसी जंतु को खतरा होता है तो वो कुछ खास किस्म की आवाज़ निकालते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे जानवर एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे जानवर जो होते हैं बिल्कुल सचेत रहते हैं कि भैया अब कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होता है, कभी शिकारी उकारी अगर जाता है, किसी जानवर पर हमला होता है, तो वो बाकी जानवरों को क्या कर देते हैं, सचेत कर देते हैं और वो अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि टीबू ने यह भी बताया कि शुकर है ना, जो कि वराह या सुअर एक तरह का होता है जानवर है, गौर जो कि बाइसन जानवर है, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। अब ये सब वो जानवर है ना, जंगली सुअर जैसे हो गया, गौर हो गई, इसको बाइसन बोलते हैं, गीदड़ है, सेही है, हाथी है, ये सब जानवर ना नॉर्मल बाहर नहीं रहता। अब ये लोग जो जंगल घूमने के लिए गया था ना, ये लोग ऐसा नहीं कि एकदम अंदर घुस गया था, थोड़ा बहुत अंदर घुसा था। मतलब ये लोग सोचा क्या कि हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे, अभी प्रोफेसर साहब भी साथ में ही है, बच्चे भी साथ में ही है, टीबू भी साथ में है। तो ये लोग बहुत अंदर नहीं गया था, क्योंकि बहुत अंदर में इस तरह के खतरनाक जानवर भी होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि देखो बच्चों, खतरनाक जानवर वन के सघन क्षेत्रों में होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं जाना है। वहाँ पर भी लोग जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सेफ्टी होती है, प्लानिंग होती है, बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं। बच्चे ऐसे ही अगर वहाँ चले गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा बूझो और पहले को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों के आवासों के रूप में पढ़ा था, है ना। बूझो ने हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने 6 क्लास के सभी चैप्टर का प्ले लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से ये चैप्टर फिर से देख सकते हैं। कह रहा है कि उसको याद आया कि 6 क्लास में जो हम पढ़े थे, अब वो स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो है बूझो कह रहा है कि क्या बात है, बूझो और पहले कह रही है कि जो हम लोग पढ़े थे वो तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जंगल में जो है पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जानवर जो है रह रहे हैं, उनका घर है ये, उनका ये वास स्थान है। इसी के बारे में और डिटेल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फ़ोटो की, तो फ़ोटो में तो आप देख सकते हो ये बंदर वाला फ़ोटो है ना, ये हमने बात कर लिया है। यहाँ पर कुछ फ़ोटो देख लीजिए, ये सब ये पेड़ है, ये बाँस का है ना, नीम का है ना। ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ है भाई, ये शीशम का है, ये है ना सेमल का है ना। ये सब पेड़ वैसे शीशम, सेमल, बांस, नीम, ये सब आप गाँव में अगर हैं तो देखे होंगे। मेरे गांव में तो ये सब पेड़ पाया जाता है, हमने देखा हुआ है। ठीक है, आपने देखा है कि नहीं बताइए, कमेंट कीजिएगा यस या नो। कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर हो सके तो वो भी लिख दीजिए, मतलब आप कहाँ से, किस एरिया से आ रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आप कहाँ से देख रहे हैं, कॉमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वो उबड़ खबाड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। जाहिर सी बात है, जंगल में तो उबड़ खबाड़ होता ही है और पेड़ पौधे लगे होते हैं। टीबू ने साल, टीका, समेल, शीशम, नीम, ये देखिए थोड़ा समझिएगा, ये सब जो है ना, टीबू तो उधर देखा हुआ था सब कुछ, तो इसने ना अलग अलग जानवर अलग अलग पौधों के बारे में यहाँ पर देखिए नाम दिया है। बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। उन्होंने बताया टीबू ने कि देखो ये शीशम है, ये नीम है, ये आंवला है, ये बांस है, ये कचनार है। मतलब टीबू ने, चूँकि वो घुमाने के लिए ले गया था और बच्चे घूमने गए थे, है ना, तो टीबू ने जंगल के बारे में लोगों को बताया, बच्चों को बताया, बच्चों को दिखाया, पेड़ के बारे में पहचान कराई, है ना, क्योंकि टीबू ये सब जानता था। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाए जाते हैं। देखो पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ पाई जाती हैं, शाख पाए जाते हैं और वृक्ष घास पाए जाते हैं, आप वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप ये पहले भी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। खास करके 3 किस्म का जो होता है हमारा पेड़ पौधा होता है, बहुत छोटे जो होते हैं, है ना, जिनको हम लोग हर्ब शर्ब्स कहते हैं, झाड़ी, उसके बाद थोड़ा बड़ा झाड़ी होता है, मतलब शाख हो गया,
है ना, शाक और घास बहुत छोटा होता है, उसके बाद थोड़ा झाड़ी मीडियम किस्म का होता है, वृक्ष बड़े होते हैं। ये सब आप क्लास 6 में पढ़े थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बताया कि जंगल में तीनों किस्म के, है ना, पाए जाते हैं। छोटे छोटे ज़मीनी स्तर पर वो भी होते हैं, घास टाइप के, है ना, शाक टाइप के, हर्ब्स टाइप के, और उसके अलावा थोड़े बड़े झाड़ी टाइप के, थोड़े कुछ हाइट वाले वो भी पाए जाते हैं, और बड़े बड़े पेड़ भी जंगल में पाए जाते हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा कि कुछ ऐसे लत्ती होती है जो रेंगती हैं, तैरती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो चढ़ती हैं, है ना, जिसको हम लोग क्लाइंबर क्रीपर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आपने ये भी क्लास 6 में पढ़ा था, कुछ लताएं क्या होती हैं, विसर्पी होती हैं जो तैरती हैं, नीचे ज़मीन पे फैलती हैं, और कुछ आरोही होती हैं जो सहारे की मदद से ऊपर चढ़ जाती है, जैसे अंगूर आपने पढ़ा था। अब कह रहा है कि वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। अब चूंकि जंगल में क्या होता है, एक आध पेड़ दूर दूर पे नहीं होता है, बल्कि जंगल में बहुत सारा पेड़ होता है, घना होता है, बिल्कुल जंगल ऐसा लगता है कि ढका हुआ है पेड़ पौधों से, इसीलिए सूरज की रोशनी, हालांकि बहुत अंधेरा नहीं होता, देख सकते आप, लेकिन जिस तरीके से बाहर गाँव खुले में, शहर में आप जिस तरीके से देख रहे होते हैं, अंधेरा नहीं होता, बल्कि रोशनी, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है। आप धूप देख सकते हैं, वहाँ पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, धूप ना आकर के सिर्फ रोशनी थोड़ी बहुत आ रही होती है। इसीलिए कह रहा है कि जंगल में क्या था, अंधकार था। बेसिकली ये थोड़ा घना किस्म के जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। अब एक को आपको क्रियाकलाप करना है। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, अपने घर के विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखना है, और उन वस्तुओं में, है ना, ऐसी कोई सामग्री है जो जंगल के किसी पार्ट से बना हुआ हो, वो आपको क्या करना है, सूची बनाना है। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं, जैसे प्लाईवुड, ईंधन, लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। बिल्कुल ये सब आपके घर में पाए जाते हैं, और ये सब कुछ का जो स्रोत है वो जंगल है। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि, है ना, गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप, मतलब ये जो फर्नीचर्स वगैरह है, ये सब तो हमें जंगल से मिलता ही है ना। उसके अलावा कह रहा है क्या, हमें गोंद जंगल से मिलता है, तेल मसाले मिलते हैं, जंतुओं का चारा मिलता है, औषधीय पादप जैसे जड़ी बूटी मिलता है, ठीक है, ये भी वनों से प्राप्त किया जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि वन से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के लिए लकड़ी नहीं मिलता, जलावन के लिए लकड़ी नहीं मिलता, बल्कि हमें यहाँ पर दवाइयाँ भी मिलती हैं, हमें यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हमें यहाँ पर गोंद मिलता है, हमें यहाँ पर मसाले मिलते हैं, हमें यहाँ से तेल मिलते हैं, हमें यहाँ से शहद मिलते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ना, कि शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया। जंगल में जो इतने सारे वृक्ष है, कौन आकर के इतना बड़ा जंगल लगा करके चला गया। हम लोग तो बड़ी मुश्किल से घर में एक दो पेड़ लगाते हैं, वो भी बड़ा होते होते हम लोग देख नहीं पाते हैं। इतना घना, इतना बेहतरीन से जंगल लगाया किसने, है ना। तो ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि जंगल से पाए जाने वाले पदार्थों का नाम लिखिए, तो आप ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सोच रही थी कि जंगल में इतना कुछ, अच्छा जंगल में पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में यहाँ पर दिया है, जैसे शहद भी दिया है ना, ये भी कुछ है, खुलने दो खुल जा सिमसिम, लकड़ी का मूर्ति है, कत्था है, कत्था पान में खाया जाता है, ये कत्था भी जंगल में पाया जाता है, ठीक है। गोंद है, देखिए, है ना, मेहरी लाख है, उसके अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये जंगल लगाया कौन होगा, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। ये जंगल जो है किसी ने, एक आदमी ने ऐसे आकर के अलग अलग से पौधे नहीं लगाए, बल्कि प्रकृति में क्या होते हैं, बीज जो है उत्पन्न होते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। नवोद्भिद का मतलब होता है नया उगने वाला पौधा, जिसको हम लोग छोटा छोटा पौधा कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वन की भूमि जो होती है वो ऐसी भूमि होती है जो अंकुरण करने के लिए, नए पौधे उगाने के लिए, पौधों को विकास करने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराते हैं। अनुकूल परिस्थिति से मुराद क्या है, अनुकूल परिस्थिति से मुराद है कि उसको आवश्यक पड़ने वाला पानी उपलब्ध कराता है, उसको आवश्यक पड़ने वाला टेम्परेचर यानी तापक्रम, और उसके अलावा हवा जो है उपलब्ध कराता है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। अभी क्या होता है, ये देखो आप, ये देखो तना, हम जानते हैं कि एक पौधे में क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा ये तना होता है, और ऊपर वाला हिस्सा, है ना, ये वाला, इसमें इधर शाख होता है, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जब किसी वृक्ष का जो ये शाख है, इधर ज़्यादा टहनी होनी ना होता है, ये ऊपर उठने के बाद इधर जाकर के क्या हो जाता है सर, घना हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को
बच्चों से ऊपर की ओर देख करके नोट करने के लिए कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत के मानंद काम करती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फोटो में दिया गया है, ये सब शाखाओं का एग्जाम्पल, ये सब शिखर है। क्या बच्चों? शिखर है। कुछ शिखर के आकार, जैसे देखो इन सब में तना क्या है, नीचे तक खाली है, बिल्कुल इधर तक कोई ब्रांच व्रांच नहीं है ना, और ऊपर जाकर के एकदम से छत बन करके बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। तो ऐसे पौधे है ना, शिखर वाले पौधे हो गए। तो प्रोफेसर साहब ने क्या बताया कि शिखर वाले पौधे क्या करते हैं? ये शिखर वाले पौधे बेसिकली शिखर वाले पौधे दूसरे पौधों को ढक लेते हैं, छत दे देते हैं, है ना, छोटे छोटे पौधों को। अगर मान लीजिए है ना कि एक बड़ा सा पौधा है, ठीक है, एक बड़ा सा पौधा है, तो एक बड़ा सा पौधा जो छोटा वाला पौधा होगा बच्चों, है ना, छोटा वाला घास या फिर हर्ब शर्ब्स या फिर झाड़ी जो होगा उसको क्या कर देगा? छत दे देगा। अभी इसका हम देखेंगे भी, अगला लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए कि इसी तरीके से जो दिखाई देते हैं उन्हें बता के ये वितान यानी कैनोपी कहलाती है। आप कह सकते हो वितान के माने छत कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो? छत। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वितान के माने छत। तो बेसिकली क्या होता है, अच्छा फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ बड़े पौधे हैं, तो बड़े पौधे ऊपर से पूरी तरीके से क्या है, फैले हुए हैं। और ये देखिए जैसे छोटे छोटे पौधे हैं, तो छोटे छोटे पौधों को ऊपर से घेरे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े पौधे क्या हो गए? छत की तरह काम करने लगे, ठीक है। ये बड़े पौधे क्या हो गए? छत की तरह काम करने लगे। तो ये जो छत बना है शिखर से, ये जो छत बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वितान, ठीक है। वितान के माने छत। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि पेड़ पौधों से जो हम लोगों को अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, हम वहाँ पर अलग अलग चीज़ें प्राप्त करते हैं, है ना। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है, दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़े, ठीक है। हम लोग जंगल से क्या क्या लेके आते हैं भाई? वैसे यहाँ पर गोंद, लकड़ी, औषधि और तेल, 4 चीज़ें दी गई हैं। हालांकि हम लोगों को इसके अलावा और भी चीज़ें मिलती हैं, बट कह रहा है कि इसके लिस्ट बनाइए इसका, और इसी तरीके से हम लोगों को कहाँ कहाँ से, किस किस पेड़ से ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसका लिस्ट बनाइए, ठीक है। मोबाइल दीजिएगा सर वहाँ से। ओ तो हम लोग जो है इस लिस्ट को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। गोंद हम लोगों को बबूल से मिलता है, उसके अलावा साल है, अमरूद है ना, नीम होगा आई थिंक, हाँ नीम यहाँ नहीं दिया, हालांकि नीम से ही मिलता है। यहाँ पर दिया आपको खैर, मैंने कहीं लिस्ट निकाला भाई, खैर है, अमरूद है, अच्छा अमरूद लिख दिए, अरबी है, इस तरीके से हमने लिख दिया। नीम भी आप लिख सकते हैं, है ना, नीम से ही मिलता है। उसके अलावा लकड़ी की अगर बात करें तो लकड़ी में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा शीशम, सागौन, है ना, सल्ला, देवदार, आम, बांस केला होगा क्या बच्चों? केला होगा? बताओ आप, केला की लकड़ी क्या बनाओगे उससे, है ना, शीशम, सागौन, देवदार, आम, बांस, और भाई नीम भी होगा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। मतलब अक्सर जो है कोई भी नाम लिख दो तो लकड़ी तो अक्सर से मिल जाते हैं। औषधि की बात करें तो नीम तो एक नाम यहाँ पहले से दिया हुआ है, तुलसी है, हमारे घर पे भी है, आपके घर पे है कि नहीं बताओ। एलोवेरा है, एलोवेरा भी घर पे होता है अक्सर लोगों के, आपके घर पे भी होना चाहिए, मेरे घर पे है। अश्वगंधा है, अश्वगंधा है ना। उसके अलावा गिलोय पता नहीं ये कौन सा होता है, ये भी है। उसके अलावा आप जो एक पत्थर चट्टी पढ़े थे, बरायोफाइलम, है ना, वो भी इस्तेमाल होता है, बरायोफाइलम, और भी हो सकते हैं, है ना। मैंने 2-4 तो लिख दिए, है ना, लिस्ट बना करके। तेल की बात करें तो आपको जैसे सूरजमुखी पता होगा, है ना। उसके अलावा नारियल है, नारियल का भी तेल होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है ना। सरसों है, बादाम है, सरसों, बादाम, अरंडी। उसके अलावा मैंने जैसे एक ठो कहा अभी क्या, सूरजमुखी। आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, अपने कॉपी में लिख सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, वरना अभी पॉज करके लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद फिर आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, अपने आसपास के वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आपने अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों से सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखते हैं है ना, उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों के आकार, शिखर, पुष्पों और फलों की सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर चित्र भी बनाइए। भाई जाहिर सी बात है कि आपके आसपास से बहुत किस्म के पेड़ पौधे, बहुत किस्म के फल फूल मिलते होंगे। उन सब का नाम लिखिए, कितना बड़ा होता है, कौन वृक्ष की कैटेगरी में आता है, कौन झाड़ की कैटेगरी में आता है, वो बनाइए। फिर फोटो बनाइए, जो ऊंचा होता है जिसमें शिखर होते हैं वो ऊपर रखिए, झाड़ होते हैं उसको नीचे रखिए, और कैसे वो एक वितान बना रहा है, कैसे एक छत बना रहा है, आप एक फोटो वोटो बना सकते हैं। जैसे नीचे एक फोटो दिया गया है, नीचे का जो फोटो है वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप यानी साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है सारे पेड़ एक साइज के नहीं होते, ठीक है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती हैं, अलग अलग हाइट बने होते हैं। मतलब छत भी जो है, वितान भी जो है वो अलग अलग हाइट का हो सकता है। कहीं पर ऊपर हाइट है, फिर थोड़ा नीचे एक अलग लेयर है, फिर उसके नीचे अलग लेयर है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है विभिन्न ऊंचाई पर छतर पर्यंत, यहाँ पर देखो इसको अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि इन्हें अधोतल कहते हैं। क्या, यहाँ पर याद रखिएगा इसको, है ना, कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप भिन्न होते हैं, इसी कारण अलग अलग ऊंचाई पर 36 परतें बनती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अधोतल कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अधोतल किसे कहते हैं। बेसिकली वृक्ष जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, तो वो अपना जो छत भी है 36 तरीके, 36 मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको 36, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ठीक। तो 36 छत होता है जो फैला हुआ, वो क्या कहलाता है बच्चों, अधोतल कहलाता है, जो कि अलग अलग हाइट हो सकते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परतें बनाते हैं। शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा, शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा। तो जो ऊंचे ऊंचे, ये देवदार वगैरह है, शीशम सल्ला वगैरह है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे परतें बनाते हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर लेयर बनाते हैं। उसके बाद उसके नीचे झाड़ियाँ, सबसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर विशाल वृक्ष, उसके नीचे झाड़ियाँ, और सबसे नीचे क्या होता है, घास की परतें होती हैं। तो हम कह सकते हैं अगर देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ पर 3 परत होती है, जहाँ पर यहाँ पर वृक्ष होते हैं, है ना, और यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं। ओहो हो, क्या कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो घास होता है कि नहीं है। इस तरीके से 3 परत जो है देखने को हम लोग को मिल सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे नीचे की परत शाख बनाती हैं, ठीक है, घास की परतें होती है, अच्छा शाख होता है उससे भी नीचे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे हम लोग, अभी शाख भी देखेंगे। जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, कह सकते हैं ना, मशरूम टाइप। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं, आपसे एक सवाल पूछा गया है। इसका जवाब है नहीं, सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के नहीं होते। वो वन कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर किस प्रकार की हवा पानी है, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी है, इस पर डिपेंड करेगा। कह रहा बूझों ने पूछा, प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। प्रोफेसर अहमद ने नहीं कहा। बूझों ने कहा क्या सब एक जैसा होता है जंगल। प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं भैया, सब एक जैसा नहीं होता, बल्कि जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों किस्में भिन्नता पाई जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जलवायु यानी हवा पानी कहाँ पर कैसा है, इस हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, जंतुओं के प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है सभी जंगल में एक तरह के जंतु नहीं पाए जाते, इसीलिए तो ऐसा भी होता है कि कोई खास किस्म का जानवर ऐसा भी होता है जो खास जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, सुना होगा ना, साउथ अफ्रीका के जंगलों में हाथी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो अलग अलग जगह पर वहाँ के हवा पानी के हिसाब से, वहाँ के जंगल के हिसाब से, वहाँ के पेड़ पौधे के हिसाब से फिर वहाँ पर जानवर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ बच्चे झाड़ियाँ और शाख के पुष्पों पर वहाँ मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों मंडराने वाले खूबसूरत तितलियां देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नीचे नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गए थे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जनन चैप्टर में, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे कपड़े में चिपक जाते हैं, और वही बीज हम लोग जब जाते हैं कहीं और झाड़ते हैं तो वहाँ पर नया पौधा निकालते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ वही हुआ। ये लोग तितली देखने लग गए थे बच्चे, और तितली देखने के क्रम में क्या हुआ, कुछ जो कपड़े में इनके, है ना, कुछ पत्ते या कुछ झाड़ियाँ ऐसे सटने लगे थे। तितलियाँ इस फूल उस फूल बैठ रहे थे। जाहिर सी बात है जंगल में हम लोगों को ज़्यादा खूबसूरत फूल, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ज़्यादा खूबसूरत तितलियाँ, ज़्यादा खूबसूरत कीड़े मकोड़े देखने को मिल सकते हैं। चलिए फोटो को एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर सबसे ऊपर में शिखर में देखिए बड़े बड़े जो है छत है, वितान है ना, और उसके बाद अधोगमी अधोतल जो देखिए, उसके बाद फिर ये वाला अधोतल है ना, नीचे में दूसरा लेयर है, उसके बाद फिर नीचे क्या है, सबसे छोटे घास और शाख वगैरह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों के वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियाँ और वन भूमि पर सड़गल रही, है ना, छैमान पत्तियों पर अनेक। अब देखिए, ये देखिए नीचे का ये फोटो दिखाया गया है कि कैसे ऊपर से पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, कैसे कुछ छाल चमड़े भी, आपको पता होना चाहिए पेड़ पौधों का कुछ छाल भी उखड़ता है उनके तने से। जो तना होता है ना पेड़ पौधे का, इस तना के ऊपरी लेयर से क्या होता है, कुछ
है ना, लेयर भी उखड़ता है और वो भी ज़मीन पर गिरता है। कह रहा है कि ये सब कुछ नीचे गिरा हुआ था और वो सड़ गल रहा था, जाहिर सी बात है वो सड़ गल रहा था, है ना, जिसे छैमान कहा गया है। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्या, पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न जंतु भी दिखाई दे रहे थे। सिर्फ यहाँ पर नीचे हम लोगों को पत्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उस पत्ते में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हम लोग को दिखाई दे रहे थे। कह रहा है क्या, उन्होंने उन जीवों को चित्र बनाना आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी। सतह का मतलब होता है लेयर या परत, है ना। तो कह रहा है कि उनका जो ये है वो गहरे रंग का था। जाहिर सी बात है सड़ा गला चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं तो वो काला रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है बच्चों, काला रंग का खास करके। तो यहाँ पर लिखा है क्या, गहरे रंग का उन लोगों को दिखाई दे रहा था। तथा वो सूखी और छैमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियाँ और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। छैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। छैमान मतलब जो सड़ने गलने के कगार पर है। छैमान मतलब जो सड़ने गलने के कगार पर है, याद रखिएगा इस बात को। तो छैमान जो पत्ते थे, छैमान जो टहनियाँ थी, छैमान जो छोटे शाख थे, तो वो सब नीचे थे और वो गर्म थे। उस पर जब इन लोगों का पैर वैर पड़ा, ये लोग जब हाथ वाथ दिए तो पता चला कि वो गर्म थोड़ा महसूस हो रहा था। और उसके अलावा ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो है मिट्टी जो था वो गहरे रंग का दिखा हुआ था और वो ढका हुआ था इन छैमान पदार्थों से। अगर आप देखेंगे तो ये छैमान पदार्थ है जो नीचे सड़गल रहा है और फिर इसके नीचे गहरे रंग की मिट्टी भी कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े दिखाई दे रही है। क्या छैमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं, एक सवाल है कि क्या छैमान पदार्थ सदैव गर्म होता है। इसका जवाब है यस, छैमान पदार्थ जो होता है गर्म होता है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु सड़गल रहा होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ये एक रासायनिक जो है घटना है ना। जब आप ऊपर क्लास में पढ़ोगे तो समझोगे कि डाइजेशन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। तो छैमान पदार्थ हमेशा क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि ठीक है बच्चों, अगर इस प्रश्न का तुम लोगों को जवाब प्राप्त करना है तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके उसमें कचरा और सूखा पत्तियाँ आदि भर देना है और उसको मिट्टी से ढक देना है। सड़ने वाली चीज़ भरना है, जैसे कि सब्जी वगैरह लिखा है, ऐसी चीज़ ना भर देना जो ना सड़ता, पत्थर ना भर देना, बालू और प्लास्टिक ना भर देना, बल्कि सड़ने वाली चीज़ें भरना, जो आपके घर से निकलते हैं ना सब्जी उब्जी के कचरे, वो सब भरना है और उसको फिर ढक देना है। 2-3 दिन के बाद मिट्टी का ऊपरी परत को हटाना है और फिर गड्ढा के भीतर से कोई गर्म हवा जैसा निकलता है क्या, महसूस करना है। जवाब है यस, निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ छैमान पदार्थ क्या करता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, ऊर्जा निकाल रहा होता है, ऊष्मा निकाल रहा होता है। पहले ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए इनका भी एक सवाल था। पहले सोच रही है जो वृक्ष काटने के लिए लोग नहीं मान रहे थे, तो इतना सारा वृक्ष है, कोई 1-2 वृक्ष तो है नहीं, थोड़ा बहुत वृक्ष कट ही जाएगा तो हमारे कौन सा जुल्म हो जाएगा, है ना। ये उनके दिमाग में आया। अभी सही है या गलत बाद की बात है। अब अहमद साहब ने बताया, देखो तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। परपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम इंसान और बहुत सारे जानवर। उसके अलावा मृत सभी जानवर। मृतपोषी क्या होते हैं, जो किसी सड़े गले पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं, क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी। अब यहाँ पर कह रहा है कि तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, पेड़ पौधा ही हम जानते हैं कि हमारे ऊर्जा का क्या है, असल स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का मेन स्रोत तो सूर्य है, लेकिन खाने पीने की बात अगर करें तो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पेड़ पौधा और पादप ही है। क्योंकि कोई भी जानवर, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, वो कहीं ना कहीं, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे से, पादपों से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा होता है। यहाँ पर कह रहा है क्या, सभी जंतु, चाहे वो शाक भक्षी यानी साग सब्जी खाने वाला हो अथवा मांस भक्षी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो कि सभी, अरे कहाँ था, हाँ, सभी जंतु, चाहे वो शाक भक्षी हो या मांस भक्षी, वो भोजन के लिए अंततः आखिरकार पेड़ पौधे पे डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो जानवर जैसे कि खरगोश है, हिरन है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो सिर्फ पेड़ पौधा खाते हैं। तो जो कुछ जानवर है जो जानवर खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, जैसे गिदड़ हो गया, जैसे कि भालू तो नहीं, भालू तो दोनों खाता है, थिंक, है ना, बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, तो ये सब क्या करते हैं, ये इन जानवरों को खा लेते हैं जो पेड़ पौधा खाते हैं। तो डिपेंड करा ना पेड़ पौधे पे घूम फिर के, उन्हें अक्सर अन्य जंतु द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। नीचे फोटो दिया हुआ है उदाहरण के लिए। अब यह उदाहरण समझिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। घास को कीटू द्वारा खाया जाता है, बराबर, एक मिनट, कहाँ था रे, घास को कीटू द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेढक खा लेते हैं। मतलब
घास को कौन खा लिया? कीट खा लिया। पहले घास एक चीज हुआ, एक भोजन हुआ, उसको कौन खाया? कीड़ा मकोड़ा खाया। अब इस कीड़ा मकोड़ा कौन खा लिया? मेढक खा लिया। इस मेढक को कौन खा लिया भैया? सर्प खा लिया। मेढक को सर्प खा लेते हैं, मेढक को फिर सांप खा लेता है, पता ही होगा आपको, मैंने तो देखा भी खाते हुए। और फिर सर्प को उकाब, एक तरह का चिड़िया होता है, ऊपर उड़ता है, गरुड़ जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा होता है, और ये उकाब जो है बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, ये जो है उसको फिर खा लेता है। बहुत सारे चील वगैरह भी, गिद्ध वगैरह भी क्या करते हैं? सांप खा सकते हैं, चील खाते हैं सांप, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसको खाया, वो उसको खाया, वो उसको खाया, वो उसको खाया। तो यहाँ पर आखिरकार इसको जो एनर्जी मिली वो इससे, उसको जो मिली वो उससे, उसको जो मिली उससे, उससे जो मिली तो कहाँ पर? घास से ही। तो आखिरकार देखा जाए तो सभी को, सभी जानवर को कहीं ना कहीं अपना जो एनर्जी है वो कहाँ से लेना पड़ता है सर? खाद्य भोजन कहाँ से लेना पड़ता है? पेड़ पौधे से लेना पड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि खाद्य कैसे एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में जाता है। जो खाद्य जो है एक तरह की ऊर्जा निर्माण करता है, यही ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, ठीक है। तो इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है। खाद्य श्रृंखला का मतलब इससे खाद्य श्रृंखला मतलब वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है ना। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि खाद्य किस प्रकार एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचता है ना, या एक से दूसरे में जाता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, खाद्य श्रृंखलाएं। अब ये एक खाद्य श्रृंखला है, लेकिन यही एक खाद्य श्रृंखला नहीं हो सकता है, और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम इंसान की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर हम मांसाहारी हैं तो हम मांस खाते हैं, जैसे कि हम खाते हैं, तो हमने जो खस्सी खाया, वो जो खस्सी है वो भी क्या करता हो? कोई घास खाता होगा। तो हमको जो ऊर्जा मिली वो खस्सी से, लेकिन खस्सी को जो ऊर्जा मिली वो किससे? घास से। तो फिर घूम फिर के पादप पे ही डिपेंड करें ना हम भी। तो कहने का मतलब है कि हमारा भी एक खाद्य श्रृंखला बना। तो खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो सिर्फ ये कीट घास के लिए ही नहीं है, बल्कि ये और भी हो सकते हैं। और जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, है ना, जैसे चीता हिरन के लिए, है ना, भी एक खाद्य श्रृंखला बनाया जा सकता है। वो सब आपस में संबद्ध होते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हम लोगों के वन में सब की आवश्यकता है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ती है, बाधा आती है, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर एक श्रृंखला में दिक्कत आएगी तो दूसरे को, एक जानवर बीच में गायब होगा, एक जानवर बीच में डिस्टर्ब होगा, तो बाकी सबको भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। सब एक दूसरे के लिए जरूरी है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। वन का हर एक हिस्सा, वन का पेड़ पौधे का पत्ता से लेकर के, वन का जड़ से लेकर के, पानी से लेकर के, वो गिरा हुआ जो सड़ा हुआ पत्ता था, क्षयमान वस्तु थी, उससे लेकर के छोटे मोटे पौधों से लेकर के वहाँ चलने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर के वहाँ रहने वाले जानवर तक, सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं ग्रो करने में, जिंदा रहने में। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर देते हैं तो इसमें अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेड़ हटा दें जंगल से, तो बाकी जंगल में जितनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब के सब क्या होंगे? इफेक्टेड होंगे। सबको जो है डिस्टर्ब होगा और मर भी जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सब कुछ अपना काम करते रहे और हम किसी एक चीज़ को हटा दें। नहीं, ये सब कुछ आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलाइन से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। क्या कह रहा है कि आप छोटे छोटे पत्ते जो गिरे हुए थे, जो सड़ रहे थे, कहा कि इसको उठा और इसको हैंडलाइन से देखो, जूम करके, मैग्नीफाई करके देखो। तो क्या देखा उन्होंने कि उसमें भाई बहुत मशरूम, मतलब छोटे छोटे मशरूम्स थे उसमें, यानी नन्हा नन्हा पौधा था, नवोद्भिद जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है क्या कि उन्हें क्षयमान पत्तियों पर क्या दिखा? मशरूम दिखाई पड़ा, सड़ने वाला पत्ता पे, ठीक है। उन्होंने नन्हे कीटों, है ना, और मिलीपिंड यानी सहस्त्रपादों, चींटों और भिरिंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। भिरिंग बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं भिरिंग, लाल लाल कलर के होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि ये सब उसको दिखाई दिया कि भिरिंग है, उसमें कीट है, उसमें मिलीपीड है, उसमें मतलब छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं भैया, ये सड़े गले पत्ते में ये लोग जिंदा, इतना सारा किस्म का जानवर, इतना सारा किस्म के कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, बाप रे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने के लिए वाले इन जीवों के अतिरिक्त वहाँ क्या है? और भी सूक्ष्म जीव, ऐसे ही सूक्ष्म जीव भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम लोग तो हैंडलेंस दे करके मान लो वो पत्ता, सड़ा हुआ पत्ता से फिर भी देख भी लिया,
कह रहा है कि इसके अलावा बहुत सारे तो ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे भैया, वो भी हैं यहाँ पर, और कुछ तो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और ऐसा है कि वो हर जगह की मिट्टी में नहीं रह सकते, इस तरह की मिट्टी में ही रहते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि जितना देख रहे हो ना, इससे कहीं ज़्यादा गहराई है। ये दुनिया हम जैसे देख रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, इससे कहीं ज़्यादा एक बड़ी दुनिया और भी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे आंखें उतनी छोटी चीज़ें नहीं देख सकती हैं, और ये सच है कि वो दुनिया बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। भाई सवाल तो है बढ़िया कि आखिर ये मशरूम ना खाते क्या हैं। ये मशरूम ठीक है नवोद्भिद पे देखने को मिला हैंडलैंड से, लेकिन क्या खाते हैं। प्रोफेसर साहब ने बताया कि मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। बेसिकली उसने छैमान पत्तियों को देखा था ना, उसने सड़ने वाले पत्ते को देखा था ना, तो सड़ने वाले पत्ते में ही वो ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा का उपयोग वो मशरूम करते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े करते हैं। उनने बताया कि वो जो है ना सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसी पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं जो किसी मृत पादप में पाया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। यानी ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जो छोटे मोटे पौधे हैं, ये क्या करते हैं, उस छैमान पत्तियों को, सड़ने गलने वाले पत्तियों को, टहनियों को खा करके उसमें से ऊर्जा ले करके उसको सड़ाते गलाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये सिर्फ अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पत्ते को सड़ने में भी मदद कर रहे हैं। और सड़ने के बाद जो बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का रंग कैसा होता है बच्चों? तो ह्यूमस का रंग गहरा होता है, ह्यूमस का रंग काला टाइप का होता है, कह सकते हैं। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको मृदा के लिए कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? अरे कहाँ पढ़ रहे थे? चैप्टर में हम लोग छः पढ़ना हुआ है। पानी पीने का मन कर रहा भाई। पी ले पानी, हमको लगता है पी लेना चाहिए। क्या हुआ तेरा वादा। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा है कि आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसका एक सवाल है। तो जाहिर सी बात है मृदा के ऊपरी परत में हमें ह्यूमस मिलता है। इसका जवाब है मृदा के ऊपरी परत में हमें ह्यूमस मिलता है। और मृदा का जो उपयोग है वो ये है कि ह्यूमस में बेसिकली आवश्यक पदार्थ होते हैं जो किसी पेड़ पौधे को चाहिए होता है। पेड़ पौधे के लिए जो खनिज लवण होते हैं, पेड़ पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जो होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, वो ह्यूमस से ही प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी ह्यूमस के द्वारा ही अधिक जो होता है वो फर्टाइल होती है, अधिक फर्टाइल बनती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर अब ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अब घटक कहलाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों के पेड़ पौधे हो या जानवर हो, पेड़ पौधा भी सड़ते गलते हैं, पत्ता उत्ता या कोई पूरा भी पेड़ गिर सकता, सड़ सकता है। कोई जानवर भी, कोई कीड़ा मकोड़ा भी, कोई परिंदा भी, जानवर भी गिरता है। अरे फिर जानवर दोबारा बोल दिया, वो भी गिरता है, मरता है, सड़ता है। ये सब कुछ करने के लिए सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़ा वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो जीव होते हैं, खास करके सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, इसको अपघटक कहते हैं। अपघटक मतलब सड़ाने वाले, अपघटक मतलब सड़ाने वाले। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहले ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। पत्ता उत्ता हटाया तो दिख रहा है कि मिट्टी के ऊपर ही क्या था, ह्यूमस था। ह्यूमस की उपस्थिति मतलब वो थोड़ा सा जैसे सड़ा हुआ टाइप का कुछ पदार्थ, मिट्टी टाइप का, सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं का पोषक तत्व, देखो पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहे। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधा से, जैसे हम यहाँ पर हम पेड़ हैं, हम यहाँ की मिट्टी से क्या कर रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं जड़ के जरिए से। लेकिन ये पोषक तत्व तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो पत्ता गिरेगा, हमारा जो ह्यूमस बनेगा, जो छैमान पदार्थ होंगे, है ना, उससे फिर दोबारा हमको पोषक पदार्थ मिलेगा क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएगा हमारे ही पास। तो कहने का मतलब है कि ये पोषक पदार्थ जो होता है बेसिकली पेड़ पौधों को लगातार जो है पोषक
पोषक पदार्थ प्राप्त होता है कहाँ से? इसे ह्यूमस से, और ह्यूमस मिट्टी को क्या करता है? उर्वरक बनाता है। क्या बनाता है? उर्वरक बनाता है। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों में मूलों द्वारा यानी जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, है ना, और ये रिपीट होता है। पत्ता गिरा, सड़ा, ह्यूमस बना, ह्यूमस मिट्टी में मिला, मिट्टी में वो पोषक पदार्थ आया, पोषक पदार्थ फिर से जड़ के द्वारा अवशोषित हुआ और फिर से पत्ते में गया। कहने का मतलब है कि ये चलता रहता है। हो क्या रहा भैया? अब यहाँ पर कह रहा है कि वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों में मूलों द्वारा अवशोषित होते हैं। जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? ये भी एक सवाल है। अब टीबू भी उसके साथ था। टीबू बहुत देर से चुप था। टीबू ने उत्तर दिया कि देख, मृत जीव जैसे जंतु, जैसे कि गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, गीदड़ हो गया, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिसका भोजन बन जाते हैं। जब कोई जानवर मरता है तो कौवा, गीदड़, भेड़िया, है ना, वो भेड़िया शायद शिकार करके खाता है, ये सब आकर क्या करता है कि ये उस मरे हुए जानवर को खाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। यानी ये सब जो जानवर हो गए, जंतु हो गया, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, गीदड़ हो गया, इसको उस मरे हुए जानवर से क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गई। ठीक है, और फिर ये जब मरेगा तो उसको ऊर्जा, वो कहाँ जाएगा? वो मिट्टी में जाएगा, और फिर मिट्टी में ऊर्जा चली जाएगी, मिट्टी से ऊर्जा फिर पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे से फिर बाकी जानवरों में, और फिर इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है। कह रहा जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता भैया, वहाँ पर सब कुछ, वहाँ पर कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पेड़ पौधा, कोई पत्ता, कोई सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा होता है, कुछ भी बेकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने पहले ना प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि वनों में हरे फेफड़े क्यों कहा जाता। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हरा फेफड़ा की बात जो शुरू में किए थे प्रोफेसर साहब, ये तो नहीं बताया आप। तब प्रोफेसर कह रहा रुक अभी बताते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि देखो, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। अब ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? खाना बनता है। खाना बनता है, सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, खाना बनाने की प्रक्रिया है। खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है हम लोग उपयोग करते हैं, जानवर उपयोग करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। भाई क्लियर है? ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ा, जानवर इस्तेमाल किए, खुद पेड़ पौधा भी इस्तेमाल करता है, लेकिन पेड़ पौधा अपना खुद थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, बाकी ज़्यादा निकालता है जो जानवर इस्तेमाल करते हैं। वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, क्योंकि जब वो खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं हवा से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उनको मिलता है? क्योंकि जानवर जब सांस छोड़ते हैं, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो उपयोग कर लेते हैं खाना बनाने के लिए, और खाना बनाते टाइम वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन फिर हम लोगों को मिल जाता है सांस लेने के लिए। तो इस तरह से एक दूसरे संतुलन बना हुआ रहता है। इसीलिए वनों को हरा फेफड़ा कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वनों को हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है, तो आप ये आंसर लिख देंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बुझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आसमान में जब बादल बन रहे हैं, अब इसको भागना पड़ेगा, बारिश वारिश होगी। तो कह रहा जल चक्र भी तो पढ़े थे, है ना। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधा क्या करता है? अपने जड़ों से पानी लेता है मिट्टी से, और फिर उस पानी को अपने पत्ते तक ले जाता है, जो उपयोग करना होता है करता है, और फिर पत्ते से जैसे हम रंध्रों द्वारा पानी को हवा में निर्मुक्त कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है, और फिर वही वाष्प क्या होता है? उड़ करके बादल बन रहा होता है। इस तरीके से फिर बादल से बारिश, और फिर वो पानी ज़मीन पे, ज़मीन से फिर पेड़ पौधा लेता है। ये भी एक चक्र, जो जल चक्र है, उसमें भी पेड़ पौधे का क्या है? हिस्सा है। अगर हम बात करें ये जो ऑक्सीजन वाला पादप है, तो पेड़ पौधा क्या करता है सर? अपना खाना बनाते टाइम ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन पेड़ जंतु ले लेते हैं, जंतु सांस छोड़ते टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधा ले लेता है खाना बनाने के लिए। बाकी सांस लेने के लिए तो हमारे तरह वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमारे तरह ही करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? आपसे एक सवाल पूछा गया है, तो जवाब है कि जल चक्र प्रभावित होता, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक जो है वाष्पीकृत नहीं हो पाता जल। जो हमारा भूमिगत जल है वो बाहर नहीं आ पाता, और जो हमारा बाहर का जल है ना, वो भी अच्छे से अवशोषित नहीं होता ज़मीन में, और जल चक्र ज़रूर प्रभावित होता। जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं वहाँ पर बारिश कम होती है। बिल्कुल ऐसा है ना। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। एक तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि बहुत सारा पेड़ पौधा, बहुत सारा जानवर है, खाना मिल रहा है, रहने मिल रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन कह रहा है इसके अलावा कुछ इंसान भी रहते हैं भैया, जानवर तो छोड़ो, इंसान भी, कुछ समुदाय रहते हैं। ये समुदाय ऐसे होते हैं जो जंगल में ही रहते हैं, अभी भी हैं,
है ना। अभी भी जंगलों में ऐसे समुदाय रहते हैं, ऐसे खानदान रहते हैं, वो कभी भी गांव शहर में नहीं रहे हैं, वो जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही पले बढ़ेंगे, जंगल में ही मरेंगे, फिर जंगल में ही उनका खानदान चल रहा होता है। वो कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां हो सकती हैं। टिबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल, औषधियाँ प्रदान करता है। इलाज भी वो जंगल से करते हैं, खाना भी जंगल से लेते हैं, रहते भी जंगल में है, वो सब कुछ जंगल में उनका होता है। ऐसा भी आज भी बहुत सारे लोग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आज भी आम आदमी नहीं जाता, हमारे इधर के लोग नहीं जाते, नहीं जा सकते, सरकार ने रोक भी रखा है। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग कहाँ के वहाँ के अनेक औषधियों पादपों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लोग वहीं पर पले बड़े हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं, अपने पुश्तों से, अपने बुजुर्गों से भी वहाँ के बारे में सीखे हैं। तो वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में ये जो समुदाय के लोग होते हैं बहुत जान रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर, अब पानी पीने के लिए झरना भी था वहाँ पर जंगल में। भाई कितना सुंदर जंगल है, वहाँ पर झरना भी था, जंगल में लोग पानी किया गया तो कुछ दूरी पर देख रहा है हिरण भी पानी पी रहा, उधर से पार हो रहा है। ठीक है, झरने के पार कर रहा था, कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं और भोजनों का आश्रय प्रदान करती है। अब जाहिर सी बात है कि हिरण सब ऐसे ही पार हुआ और हिरण सब गायब हो गया। वो सब बहुत सारा झाड़ी था आगे में और उस सब में घुस गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि उस लोगों को सुरक्षा मिल गया। दूसरे जानवर जब शिकार करने आएंगे तो ऐसे झाड़ू वाले में घुस जाएगा और फिर उसको नहीं शिकार कर पाएगा। तो इनको क्या मिला? आश्रय, उनको घर मिला। ठीक है, पहले अपने मित्रों को याद दिलाया कि वो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, अध्याय 1 में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं। अगर आपको ये चैप्टर देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो झाड़ियाँ होती हैं ना, ऊंचे घास जो होते हैं ना, जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते ही हैं, और तथा वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से इनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो शिकार करने के लिए कोई जानवर आते हैं तो ये लोग इस तरीके से झाड़ी वाड़ी में छुप जाते हैं, हिरन वगैरह, ऐसे बहुत सारे खरगोश वगैरह, ऐसे बहुत सारे जानवर छोटे मोटे। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है झाड़ियाँ इन जानवरों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हिरन है ना, किधर है रे हिरन? इधर ही है शायद। तो ये छुप रहा है, जा रहा है। ठीक है, चलिए वो पानी पी रहा था। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखने आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसे बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने अपने कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। लीद कहते हैं गोबर को। ठीक है बच्चों, तो वो जो है टीबू बोला एक और चीज़ दिखाते हैं, खाली इतना ही नहीं है ना, अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें हो ही चुकी थी, अब कहा कि एक और चीज़ बताते, आओ ये देखो, लीद देखो, गोबर देखो, है ना। इन्होंने क्या कहा कि हम आपको बताते हैं, है ना, कि अलग अलग जानवर का गोबर कैसा होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनके लीद और पाद चिन्हों के आधार पर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कि देखो, अब हमारे देश के जंगल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इसका भी लिस्ट बनता है ना। बहुत सारे जंगल के जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग इसको डाटा रखने के लिए, जानकारी रखने के लिए पता करते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं। तो इसको पता करने के लिए कई दफ़ा गहरे जंगलों में नहीं जा सकते, या कई दफ़ा कई जानवरों से वो नहीं मिल सकते। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, है ना, वो गोबर सब देख करके पहचानते कि ये गोबर किस जानवर का हो सकता है। पैर का चिन्ह, फुटप्रिंट देख करके पहचानते कि यहाँ पर ये जानवर भी होगा। जब इस जानवर का पैर का चिन्ह है तो फिर यहाँ पर ये जानवर भी होगा ही इस जंगल में। इस तरीके से भी वो लोग डाटा निकालते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक और बड़ी छैमान ढेरी पर की और आकर्षित किया। छैमान मतलब सड़ रहे ढेरी पर किया। उस ढेर पर अनेक भिरिंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे भैया। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। क्या देखा कि ढेर था, किसका ढेर था? एक गोबर का, और कहा कि उसमें कैटरपिलर, है ना, कीड़ा, चलने वाला कीड़ा जो तितली उतली बनता है जैसा, उस टाइप का, और भिरिंग छोटे छोटे कीड़े, जो मैंने कहा था लाल कलर के छोटे छोटे कीड़े होते, वो हो रहे थे। उसके अलावा नवोद्भिद कुछ छोटे छोटे वहाँ पर पौधे भी उग रहे थे, है ना। प्रोफेसर अहमद ने बताया नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं, यानी ये बाद में जाकर के कुछ झाड़ी या शाक बनेगा। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों का प्रकिर्णित करते हैं। आप ये बात पहले जनन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कैसे प्रकिर्णित करते हैं। हम इसके बारे में क्या डिस्कस करें, चैप्टर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं, यानी जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का छैमान गोबर नवोद्भिदों का उगाने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। जो गोबर होते हैं, जिसमें जब छोटे छोटे पौधे उग रहे होते हैं, तो उस पौधे का, उस गोबर से क्या मिल रहा होता है? खाद मिल रहा होता है, आवश्यक उर्वरक पदार्थ मिल रहा होता है। इस प्रकार जानवरों का गोबर पेड़ पौधे को हेल्प कर रहा है। और वैसे भी ये बात आप जानते होंगे, गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, और करते भी हैं, देख रहे हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, अभी जो मैंने किया था। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया
अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या कि पादपों के अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों के अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसाहारियों का भी अभी आप देखेंगे। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या बोझों ने नोट करा कि पादप का जो बहुत सारा किस्म होता है, इससे बहुत सारे शाकाहारी जंतु, क्योंकि अलग अलग शाकाहारी जंतु का चॉइस खाना पीना भी अलग अलग हो सकता है, वो सब यहाँ पर रहते हैं, उनको घर मिलता है, उनको खाना मिलता है। और जब शाकाहारी जंतु अधिक होते हैं तो इससे बहुत सारे जो मांसाहारी जंतु है, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से, है ना, इससे जो बहुत सारे, है ना, मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता होती है, क्योंकि मांस भक्षी क्या खाएंगे, शाकाहारी जानवर खाएंगे, है ना, मांस भक्षी शाकाहारी जानवर खाएंगे, तो शाकाहारी जानवर ज़्यादा होगा तब मांस भक्षी को जानवर ज़्यादा मिलेगा, वो भी ज़्यादा होगा। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ तक बताया जा रहा है। वंतुओं के बहुत सी किस्में क्या होती हैं, है ना, पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जाहिर सी बात है, अपघटक मतलब सड़ाने गलाने वाले। सड़ाने गलाने वाले क्या करते हैं कि पेड़ पौधे का वो हिस्सा, जानवर का वो हिस्सा जो बेकार हो गया, उसको सड़ा गला करके दोबारा ज़मीन में खाद वगैरह, दोबारा ज़मीन में आवश्यक पदार्थ जो है पूर्ति करते हैं, क्योंकि उसकी कमी होती है पेड़ पौधे के लगातार उपयोग करने से। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये पूरा के पूरा यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके कह सकते हैं आप, है ना, वहाँ तक ये पूरा ही क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वन एक सजीव गतिक इकाई है। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, और गतिक मतलब जो लगातार चल रहा हो, इकाई यूनिट, है ना, कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ लाइन है, और जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, जिसमें बहुत सारे जीवन है, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, जानवर भी जीवित होते हैं, और उसमें जीवन क्षमता होती है। अब लगभग दोपहर हो गए थे और बच्चों को वापस जाना चाहते थे। ट्यूबों ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। अब यहाँ पर इन लोगों को घर जाने का टाइम हो गया था, लेकिन जाने लगा तो ट्यूबों ने कहा रुक रुक, इधर से थोड़े जाएंगे, हम लोग दूसरा रास्ता से जाएंगे, हमको और रास्ता देखा हुआ, रुको। लेकिन जब ये लोग वापस जा रहा था तब बारिश होना शुरू हो गई। देखिए पहले को यहाँ पर कुछ याद आया है, इसको देख लेते हैं। क्या याद आया कि उसने अपने विद्यालय के पार्श्व दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। क्या आप ये समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो वहाँ कैसे आ गया? जाहिर सी बात है, हवा में उड़ करके उसका क्या हो गया, उसका बीज वहाँ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया पीपल का। चलिए, या फिर पानी के जरिए से आया होगा, और क्या। ये देखिए, अब जंगल में बारिश होनी शुरू हो गई है और ये लोग सब जंगल से गुजर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। और कितना बच गया भाई? ये है लास्ट ना। चलो अब फोटो ही है, एक पन्ना पढ़ना है, देखते हैं चैप्टर में कितने सब कुछ है। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी। विच्छिन्न मतलब फैला रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। डायरेक्ट बूंद नीचे नहीं गिर रहा था। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। बारिश जैसे हमारे इधर होता है तो एकदम डायरेक्ट गिर रहा था, नहीं, पत्ते पे गिरता है, वो इस पे टकराया, उस पे टकराया, पतला पतला बूंद और छिड़का, और एकदम फवारा की तरह नीचे गिर रहा था। एकदम सुंदर सा माहौल था, है ना। उन्होंने पाया कि कई स्थान पर भूमि अब भी सूखी थी, मतलब बहुत सारी जगह पे तो पानी गिर ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जो छत बना हुआ था ना, किसका, पेड़ पौधे का, वही रोक ले रहा था। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरती मृत पत्तियों पर परत अब भी कुछ गीली हो गई हैं, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमा होता दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जंगल की जो मिट्टी होती है ना बच्चों, उसमें बहुत ज़्यादा पोर होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो क्या कर सकते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो गोबर वगैरह होता है, जो छेमन सड़ी गले पदार्थ होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है पानी को अवशोषित करके रखने का, पकड़ के रखने का। इसीलिए तो हम लोग गोबर वाला खाद इस्तेमाल करते हैं खेत में, ताकि पानी भी क्या करे, पकड़ के रखे, और खेत जो है ना सूखे, और पेड़ पौधे को पानी नियमित रूप से मिलता रहे। तो कह रहा है कि जंगल में अभी भी, मतलब कहीं पर बारिश आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, लेकिन कहीं पर कोई जंगल में पानी नहीं जमा था, क्योंकि सारा ही पानी क्या हो रहा था बच्चों, वहाँ की मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा था। ठीक है, बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें तो अभी तक पानी से भर गए होते। हरियाणा में जब मैं था, मैं हिसार में भाई, वहाँ आधा घंटा बारिश हो, पूरे रोड में कहीं पर भी तुम चले जाओ, इतनी पानी हर रोड में मिल जाएगा भाई, हर एक गली में पानी ही पानी मिलता है। वो अलग बात है कि नाला सिस्टम अच्छा बना हुआ है, जो आधा पौन घंटा में फिर पानी निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो शहर में पानी भर जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हमारे शहर में ऐसा होता तो भर जाता। देखो यहाँ पर वही लिखा है कि ऊपर में जब आया, वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्पन हुआ, बारिश हुई, है ना,
सर्वंत वितान और वनस्पति के अनेक परतें वर्षा की बूंदों को चाल को कम, चाल मतलब स्पीड को कम कर रही थी। इस पे गिर रहा था धीरे धीरे फुहारा की तरह। देखो जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बारिश आ रहा था, यहाँ पर देखो फुहारा बन बन के छोटी छोटी बूंदे होकर नीचे गिरी। और यहाँ पर कह रहा है कि क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। स्पंज मतलब फुला हुआ टाइप का, उसमें बहुत सारा छेद होता है। पानी, ये जो क्षयमान है, ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है, सड़े हुए पत्ते से, सड़े हुए चीज़ों से बना हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है, पकड़ के रखने की क्षमता होती है। मूल तंत्र के जल के भूमि में अवस्रवित होने में सहायक होती है। मतलब यहाँ से ये क्या करता है, खींचता है। मूल तंत्र बोले तो ये वाला हिस्सा है जो मिट्टी है खास करके, और भौम जल स्तर, उसके नीचे फिर पानी होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अभी मिट्टी हमारे यहाँ पर भी उसके नीचे पानी है। तो यहाँ पर वही कुछ दिखाने की कोशिश की गई। इस फोटो को आप और गौर से क्या कीजिएगा, देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर फोटो देखिए, शहर में दिखा रहा है कि सब इस तरह के सड़क वड़क में कम ही पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर पक्की सड़कें होती हैं। तो वहाँ पर जो बारिश होती है भैया, तो पानी वानी से भर जाता है। ये देखो है ना, जानवरों के बारे में दिखा रहा है कुछ। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीव खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा, है ना। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा और जल को नहीं बांध पाती, यानी जल पकड़ के नहीं रख पाती, जिससे बाढ़ आ जाती है, सब चला जाता है नदी में, है ना। लेकिन जंगल में क्या होता है, जंगल में पानी पकड़ के रखता है वहाँ की मिट्टी। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन आरोपण घातक है ना। अप्रोपण मतलब उखाड़ना, अप्रोपण मतलब उखाड़ना घातक है। सोचिए हम वनों के संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आप ये वाला को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, एक तो हमको सांस लेने के लिए हवा दे रहा है, एक तो हमको पीने के लिए जो पानी है उसका जल चक्र को संयमित कर रहा है, एक तो हमको औषधि और ज़रूरत के आवश्यक पदार्थ का पूर्ति करवा रहा है। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है पानी वाने लग जाता होगा शहर में। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है। वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है। जितना ज़्यादा जंगल होगा उतना ज़्यादा अधिक क्या होगा सर, बारिश अवशोषित होगा और पानी मिट्टी तक पहुंचेगा वापस, और उसे अस्रवित होने नहीं देता। ये वर्षा भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध पानी का जो स्रोत है, जो वर्षा है, ये इसकी जो पानी है, इसको ज़रूर हम लोगों के मिट्टी में जाना चाहिए, वरना हम लोग को वापस मिट्टी से पानी कैसे मिलेगा, है कि नहीं है। तो कह रहा वन में न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हम जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। अगर मिट्टी में पानी की कमी होगी तो जो नदी में पानी बह रहा है वो भी क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा सारे मिट्टियों में अगल बगल में, और नदी का भी पानी सूख जाएगा। तो भाई वन हर तरीके से क्या होता है भाई, सहायक होता है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वाष्प जो वर्षा जल है वो सीधे भूतल पर गिरकर आपस के क्षेत्र में भर सकते हैं, कहीं पे खड्डा उड्डा में भर जाएगा। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति करता है। भाई बारिश होगी तो जो ऊपर का लेयर है उसको उखाड़ देगा, उसको उखाड़ के पानी में बहा के ले जाएगा नदी में। तो उसमें जो ऊपर का लेयर होता है, मिट्टी का परत होता है, उसमें अधिक ऊर्जा होती है। ऐसे खाद होते हैं जो किसान के लिए, जो खेती बाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तेज़ बारिश क्या करेगा, उसको भी ले जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर पेड़ पौधा होगा, जंगल होगा, तो वहाँ पर जो बारिश होगी वो बारिश थम करके गिरेगी और वो बारिश उसको उखाड़ के नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखती है। अब देखो जड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, बारिश से बह जाएगा। जहाँ पर मिट्टी की कमी, जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, वहाँ पर बहुत बांध कटता रहता है। इसीलिए सरकार क्या करता है कि हर एक नहर नदी में बांध बनाते हुए वहाँ पर पेड़ पौधे लगाता है, ताकि मिट्टी को पकड़ के रखे जल। अब कह रहा है जड़, उनके ऊपर मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे समय बिताया। अब ये लोग जंगल से लौट चुके हैं वापस, और ये लोग गांव आ गए हैं। और गांव में टीबू का जो गांव है, वही जिसने जंगल घुमाया वो लड़का, उसके गांव में ये लोग थोड़ा देर 1 घंटा रहे। और यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना था, मज़ेदार मौसम था। गाँव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। जहाँ पर ज़्यादा जंगल वहाँ पर ज़्यादा वर्षा, मैंने आपको कहा था। हवा भी ठंडी रहती है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, आवाज़ भी जो है नहीं होता है, हवा भी ठंडा है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों का शोर का अवशोषित कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जंगल जो होता है वो आवाज़ को, ध्वनि को भी अवशोषित करता है। बच्चों देखो एक और काम, जंगल ध्वनि को भी अवशोषित करता है। तो शहर बाजार में जिस तरीके से आवाज़ से लोग पागल हो रहे होते हैं, हमारे दिमाग पे, ब्रेन पे असर पड़ रहा होता है, उसका भी असर जो है गांव में जहां पर जंगल है देखने को कम मिलेगा। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन काट करके उपलब्ध किए गए थे।
भाई वो जो गांव बसा था जंगल काट करके ही बसा था असल में। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वो छोटे थे, टीबू मतलब वही लड़का, उसके दादा बोले कि देखो जब टीबू छोटा था ना तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, ये वनों से घिरा हुआ था, छोटा गांव था। सड़क और इमारतें आदि का निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण जो है वनों का कटाव हो रहा है। धीरे धीरे लोग काट रहे हैं, लकड़ी लेके जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं। भैया प्रॉब्लम है। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप का वन जो है पुनर्जनन नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त हो रहे थे। लोग जानवर पालते थे, उसकी वजह से जंगल काट रहे हैं, पत्ते काट रहे हैं, घास काट रहे हैं, वो हो गया। और फिर ये जो पालतू जानवर का अलावा है ना, अंधाधुंध कटाई करके जो आजकल टिश्यू भी बनता है तो वो पेड़ पौधे काट करके बन रहे होते हैं। तो लकड़ी का इतना डिमांड है कि उसके वजह से पेड़ पौधे काट रहे हैं भैया। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। हम लोग ठीक है अपना तरक्की भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या चाहें तो हम लोग वन को भी सुरक्षित रख सकते हैं, होशियारी करें तो। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वन के महत्व के बारे में लिखने को कहा। अब प्रोफेसर साहब ने कहा ठीक है तुम लोग तो आप घूम लिए, अब हमें शॉर्ट में कुछ लिख के बताओ कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, आखिर में बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वह मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ये सब काम है। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, है ना। वन औषधि, पादपों, काष्ठ अनेक उपयोगी, है ना, अनेक उपयोगी उत्पादकों के स्रोत हैं। हम अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ये पूरा के पूरा हमारे लिए VBI है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें 7-8 अलग अलग वन के जो है उपयोग दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, याद करना भी चाहिए। अब एक सवाल पूछ रहा है, यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ पर देखो भैया, वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं कि वन नष्ट हो जाएगा तो हवा गंदा होगा, हमारा जो वर्षा चक्र है वो प्रभावित होगा, आवाज़ की वजह से हमारा मिट्टी खर्चा हो जाएगा, मिट्टी में खेती अच्छी नहीं होगी, जानवर जो है इस पृथ्वी से बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे जो हमारे लिए आवश्यक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके नुकसानात हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो तो आपने लाइक किया ही होगा, लेकिन जल्दी से हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए बच्चों, कह रहा है कि समझ आइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने में, पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जवाब है कि वन के बीज प्रकीर्णन में सहायक होते हैं जंतु। उसके अलावा ये जो जंतु होते हैं बेसिकली, ये जंतु क्या करते हैं, जब ये सड़गल जाते हैं तो इसका भी जो अवशोषण होता है वो मृदा में होता है, और मृदा में खाद जो है संग्रहित होता है, और वही खाद फिर से अवशोषित करके पेड़ पौधा अपना वृद्धि कर रहे होते हैं। और समझाइए कि वन बाढ़ के रोकथाम किस प्रकार करते हैं। हम जानते हैं कि वन के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, अथवा जब बारिश होती है तो वो मिट्टी बह करके नहीं जाता और इससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। मिट्टी कटता या धंसता नहीं है, इस प्रकार ये बाढ़ से रोकता है। उसके अलावा कह रहा है अपघटक किन्हें कहते हैं, जिन इनमें से किन्हीं 2 नाम बताइए, ये वन में क्या करते हैं। अपघटक वो पौधे होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी पादप को या जीव को सड़ाने में मदद करते हैं और उसे नष्ट करके मिट्टी में लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब नाम कहें तो हम कोई भी, जैसे हम अपघटक में एक तो हो गया आपको सूक्ष्म जीव हो गया, एक तो हो गया आपको मशरूम, कुछ पादप। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। वन जो होते हैं बेसिकली हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर खाना बनाते हैं और उससे वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और उस ऑक्सीजन से पुनः हम सांस लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे बीच में वो संतुलन बनाते हैं। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे काठ है, लकड़ियाँ हैं, जैसे कि गोंद है, जैसे कि और भाई बताओ ना, ऊपर हमने कितने पढ़े थे, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोंद हो गया, रबर हो गया, औषधि हो गया, जड़ी बूटी हो गया, और भी ऊपर था यार, देख लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी, पुष्प, हाँ बहुत सारे फूल फल हो गए, हाँ ये भी तो है। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों के डॉट डॉट में सहायता करते हैं पराग सेचन में। वन परिशुद्ध करते हैं जल और वायु को शुद्ध करते हैं। शाक वन में डॉट डॉट परत बनाते हैं, सबसे निचली परत बनाते हैं।
वन में छायमान पत्तियां और जंतुओं के लीद मृदा को समृद्ध करती हैं। लीद डॉट डॉट को समृद्ध करती हैं। मृदा मतलब मिट्टी। हमने अपने दूर से स्थित वनों से संबंधित परिस्थिति और मुद्दों के विषय में चिंतित क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि वन नहीं होंगे तो इसका असर हर जगह होगा। किसी भी क्षेत्र में इस पृथ्वी पर वन की कटाई होगी तो उसका नुकसान पूरे पृथ्वी पर पड़ेगा। इसीलिए हमें कहीं के भी वन के लिए चिंतित होना चाहिए। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है? भाई सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर किसी एक भी श्रृंखला में कोई तरह की गड़बड़ी आती है तो इसका असर पूरे ही हमें श्रृंखला पर देखने को मिलता है और पूरे परिसंचरण तंत्र पर देखने को मिलता है। इसीलिए हमें, है ना, सभी प्रकार के जंतु और पादपों का आवश्यक होना समझना चाहिए। चित्र 12.25 में चित्रकार चित्र के नामित करना है, ये सब दिखाना भाई। इसमें बादल कौन है, वर्षा कौन है, देख लो भाई। अब मैं क्या बोलूँ, ये बादल हो गए, है ना, ये वर्षा हो गई, वायुमंडल ये पूरा ही वायुमंडल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इससे जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाम दिया हुआ है। ऑक्सीजन जो आ रहा है, सॉरी जो आ रहा है वो ऑक्सीजन है और जो निकल रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पादप ये पादप है। जंतु ये जंतु है, ये वाला। मृदा नीचे वाला मृदा है, मिट्टी है। अपघटक नीचे होगा कि अपघटक भी कहीं होगा? इस सब में अपघटक पाए जाएंगे, इस सब में अपघटक, इसमें कहीं। मूल और भौम जल स्तर। मूल मतलब जड़, तो ये हो गया मूल और ये हो गया भौम जल स्तर, है कि नहीं है? आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो ये तो वन से मिल जाता है, प्लाईवुड मिल जाता है, केरोसिन सील करने का लाख ये नहीं, आई थिंक ये मिल जाएगा बाद में सड़ गल करके। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते, सही बात है, यानी मिट्टी उखड़ने से। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, भाई ये तो गलत बात है, निर्भर करते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादप पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादप पर क्रिया करके बनने वाला एक उत्पाद, ह्यूमस, है ना। सूक्ष्म जीव क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपने चैप्टर को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। एक आखिरी एक नॉलेज है, देख लीजिए। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये निरंतर कम हो रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए जाने वाले संरक्षण में ये भी संकेत मिल रहा है कि अच्छे क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो हम लोग अब समझदार हो रहे हैं। हालांकि अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, साउथ का वन कटाई का, तो वो तो एक अलग ही ट्रेंड है। हम लोगों को बचाना चाहिए अपने देश के जंगलों को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।